हेलो एवरीवन, सर जी एकेडमी जो टेट के लिए सीरीज़ ऑर्गेनाइज कर रही है या टेट के लिए जो भी हमने ये सीरीज़ शुरू की है, इसमें हम पॉलिटी का आज हम सेकंड लेक्चर जो है इसमें डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रीएम्बल पार्ट 1 की हम बात करेंगे, सिटीजनशिप की बात करेंगे और फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। तो ये सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने संविधान को किस तरह से बनाया गया था या फिर हमारा संविधान जो है उसको बनने में कितना समय लगा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर ली थी। तो आज हम सेकंड लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपनी प्रीएम्बल के बारे में, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा यहाँ पे रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा वो रहेगा वाई, या फिर सीधा हिंदी में बात कर लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को और किस नाम से जाना जाता है, कि संविधान की जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसको और किस नाम से जाना जाता है या जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई रहेगा हमारे पास उद्देश्य, ऑप्शन बी है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी जो है वो रहेगा ए बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें है कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑप्शंस के या इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें प्रीएम्बल की या फिर प्रस्तावना की, तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था या फिर ये जो उद्देशिका थी, इसको उद्देशिका भी बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव भी बोलते हैं। उद्देशिका मतलब ये जो उद्देश्य था ये हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की थर्ड सिटिंग हमने बोली थी कि जो थर्ड सिटिंग हुई थी संविधान सभा की वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस दिन जो था वो क्या किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव पेश किया गया था या पेश किया था उन्होंने, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव बोला गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो बाद में हमारी जो प्रस्तावना है उसका क्या बन जाता है, आधार बन जाता है। ठीक है, यही प्रस्तावना जो है हमारे संविधान सभा का संविधान सभा भी आप बोल सकते हैं, या फिर प्रस्तावना का क्या माना जाता है, बेस माना जाता है या फिर आधार माना जाता है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको प्रीएम्बल, अब के टाइम में प्रीएम्बल भी बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं, जो 13 दिसंबर 1946 को थर्ड सिटिंग में संविधान सभा की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो थी वो पेश की गई थी। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड की बात करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, कि जो प्रीएम्बल है हमारी उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, या फिर प्रस्तावना में कितनी जो प्रकार की स्वतंत्रता है, फ्रीडम जो है वो कितनी प्रकार की हमें दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेवरेट भी रहा है। प्रीएम्बल से जितने भी क्वेश्चन रहे हैं टेट के लिए, एचपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, और सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। तो इस तरह से आपने थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे किसकी बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है या फिर हमारी स्वतंत्रता की बात की गई है। तो जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये 5 प्रकार की हमें बोलता है कि 5 प्रकार की फ्रीडम जो है वो संविधान में हमें दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर ए हो जाएगा कि हमें जो प्रीएम्बल है वो हमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, टोटल 5 प्रकार की। और ये जो टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उसके बाद उपासना। ये 5 प्रकार की फ्रीडम हमें प्रस्तावना में दी गई है। तो अगर स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी प्रीएम्बल के अंदर जो है हमें दी गई है, और कौन कौन सी होती है ये 5 तरह की आपने याद रखना है। उसके बाद हमने ऑप्शन नंबर बी में 4 लिखा हुआ है, तो 4 की अगर हम बात करें तो 4 जो है इसका कहीं भी मतलब ऐसे कोई शब्द, जहां हम ऐसे बात कर सकते हैं कि ये जो 4 लिखा गया है ऐसे कोई शब्द 4 संविधान में नहीं लिखे गए हैं। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 प्रकार का, अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें हम, तो यहां पे हमें 3 प्रकार के न्याय की या जस्टिस की बात की गई है। तो इसमें जो है हमारा सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक न्याय। ठीक है, 3 प्रकार का जस्टिस हमें प्रीएम्बल के अंदर दिया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 2 हमने ऑप्शन नंबर डी में यहां पे लिखा हुआ, तो 2 प्रकार का हमें क्या दिया गया है, समानता। 2 प्रकार की प्रीएम्बल के अंदर हमें समानता दी हुई है, और ये जो समानता है ये है प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना, और दूसरा है अवसर की समानता। ठीक है, तो 2 प्रकार की हमें 2 प्रकार की हमें समानता दी हुई है, 3 प्रकार का हमें जस्टिस दिया हुआ है, 5 प्रकार की हमें फ्रीडम दी हुई है हमारे संविधान के अंदर। तो इनको ध्यान रखना, सीधा कई बार क्वेश्चन आता है कि जस्टिस कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा वो आपको पता होना चाहिए। समानता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। उसके बाद जो है लिबर्टी, हमें स्वतंत्रता हमें कितने प्रकार की दी गई है, तो टोटल 5 प्रकार की, और कौन कौन सी होती है ये हमने यहां पे देख लिया। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रस्तावना में या प्रस्तावना शब्द की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं कि जब हमने फर्स्ट लेक्चर की बात की थी, तो फर्स्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि ये जो प्रीएम्बल है ये हमने ली कहां से है। अगर तो आपको, हाँ, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पहले, इसमें किसकी बात की गई है, प्रीएम्बल की भाषा की। प्रीएम्बल जो है हमने, जो इसकी भाषा, मतलब कि सिर्फ प्रीएम्बल की बात नहीं की गई है, प्रीएम्बल की लैंग्वेज की बात की गई है कि प्रीएम्बल जो है उसकी भाषा कौन सी होती है, या हमने कहां से ली हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम बात करेंगे भाषा की। तो भाषा की जब हम बात करते हैं तो भाषा जो है हमने कहां से बोरो की है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे सही हो जाएगा। और अगर हम आइडिया की बात करते हैं कि प्रस्तावना का जो आइडिया रहा है, ठीक है, और प्रस्तावना के जो शब्द रहे हैं, ये दोनों की अगर हम बात करें, अगर प्रस्तावना के आइडिया की आपको आ जाता है कि प्रस्तावना का जो आइडिया है वो हमने कहां से बोरो किया है, तो प्रस्तावना का जो आइडिया है वो हमने कहां से लिया है, यूएसए के संविधान से। प्रस्तावना का आइडिया और प्रस्तावना के जो शब्द हैं ये दोनों हमने कहां से बोरो किए हैं, यूएसए के संविधान से। लेकिन अगर हम बात करें प्रस्तावना की भाषा की, तो प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से बोरो की है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये चीजें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। भाषा की कि पूछा क्या गया है, भाषा पूछी गई है, या फिर सीधा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीएम्बल का कि प्रीएम्बल जो है हमने किस देश से बोरो की है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बोला था कि जब भी हमने अपने इंडिया का संविधान बनाया है, तो इंडिया का संविधान बनाने से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा, उसके बाद ही इंडिया का संविधान जो है वो बनाया गया। साथ में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इस संविधान को लिखने के लिए लगभग 6 महीने का समय लगाया है, और हमारा संविधान बनने के लिए लगभग 2 वर्ष 18 महीने और 11 दिन का समय जो था वो यहाँ लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं कि प्रस्तावना में, अब प्रस्तावना की अगर हम बात करें कि ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना में 42nd अमेंडमेंट 42वें संवैधानिक संशोधन की बात की गई है कि प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कितने शब्द जोड़े गए थे। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी, अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट हुई कब है, और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग अगर जो है, अगर हम बात करें तो 3 शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे। अब 42nd अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो ये अमेंडमेंट हुई थी 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है, और इसी अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए हैं। उन शब्दों की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे वाला एक क्वेश्चन हमने आगे रखा हुआ है जहां पे बोला गया है कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन से शब्द जो है वो जोड़े गए हैं, या कौन सा शब्द जो है वो प्रीएम्बल में नहीं जोड़ा गया है। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं 42nd अमेंडमेंट की। तो 42nd अमेंडमेंट को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को, 42वें संवैधानिक संशोधन को। और इसके द्वारा कुल 3 शब्द प्रीएम्बल में जोड़े गए हैं, और उन शब्दों की बात हम नेक्स्ट
क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि आगे हमने ऐसा वाला क्वेश्चन डाला हुआ है। तो यहां से आपने सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि 3 शब्द जो थे वो प्रीएम्बल में जोड़े गए थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा वो रहेगा 42nd अमेंडमेंट, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। अब वही जो हम पीछे बात कर रहे थे कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा 42nd अमेंडमेंट कब होती है, 1976 में होती है और उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा संविधान में कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। अब जोड़े कौन कौन से गए थे, अब देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, उसके बाद हमारा आ जाता है राष्ट्र की अखंडता, उसके बाद प्रभु सत्ता संपन्न। तो यहां पे नहीं पूछा गया है या नहीं बोला गया है कि कौन सा शब्द जो था वो प्रीएम्बल में नहीं जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पे सही हो जाएगा। अब यहां पे हम बात करें 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे। अब ये जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में हमेशा याद रखना प्रस्तावना में आज तक केवल 1 बार संशोधन हुआ है, सिर्फ 1 बार अमेंड किया गया है प्रीएम्बल को, 1 बार संशोधन हुआ है और वो कब हुआ है, 42nd, ठीक है। 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में। तो कई बार सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रीएम्बल में आज तक कितनी बार अमेंडमेंट हो चुकी है, तो सिर्फ 1 बार, और कब हुई थी, 1976 में। और इसके द्वारा टोटल 3 शब्द प्रीएम्बल में जोड़े गए थे और ये जो शब्द रहे थे ये थे हमारे समाजवादी, ठीक है, समाजवादी या समाजवाद सीधा भी आपको हो सकता है, पंथ निरपेक्ष, जैसे ऑप्शन नंबर बी में हमने पंथ निरपेक्ष लिख रखा है, तो पंथ निरपेक्ष की जगह आपको धर्म निरपेक्ष भी हो सकता है। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष सेम चीज है। उसके बाद है राष्ट्र की अखंडता, कि राष्ट्र की एकता, अखंडता जो है उसको ध्यान में रखना, उसकी रक्षा करना, या फिर राष्ट्र की एकता, अखंडता या गरिमा जो है उसको बनाए रखना या बढ़ाने की कोशिश करना, ये चीजें जो है वो संविधान में लिखी हुई हैं। तो यहां पे हमारा 3 शब्दों की हम बात कर देते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 शब्द जो थे वो जोड़े गए थे संविधान की प्रीएम्बल में 1976 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। और हमारी प्रीएम्बल में जो है सिर्फ 1 बार अमेंडमेंट हुई है जो 1976 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा वो रहेगा निम्न शब्दों को सही ढंग से व्यवस्थित करें। तो जो शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे, इन शब्दों के द्वारा क्या बोला गया है कि इन शब्दों को सही ढंग से क्या करना है, व्यवस्थित करना। मतलब ये जो शब्द हैं ये सही ढंग से व्यवस्थित नहीं है। अब देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है ये क्या बोलता है, लोकतांत्रिक, सेकंड पे समाजवादी, थर्ड नंबर पे हमने संप्रभु सत्ता संपन्न, फोर्थ पे धर्मनिरपेक्ष, नंबर 5th पे रहेगा रिपब्लिक या फिर गणतंत्र। अब ये 5 शब्द हैं, ठीक है। ये 5 शब्द, 5 प्रकार की हमने स्वतंत्रता की बात की है, 3 प्रकार के जस्टिस की बात की है, 2 प्रकार की समानता की बात की है। अब ये जो 5 शब्द हैं ये भी हमारी प्रीएम्बल में लिखे गए हैं। जो भारत की प्रस्तावना है, ठीक है, भारत की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो ये शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है। अब हमारी जो प्रीएम्बल है ना ये इस तरह से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये जो शब्द हैं या हम बोलते हैं कि आइडिया जो है यूएसए से लिया गया है, शब्द जो है वो भी यूएसए से लिए गए हैं, लेकिन जो भाषा रही है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसके बाद हम भारत के लोग भारत को, अब यहाँ पे इस लाइन के बाद इन शब्दों का यहाँ पे वर्णन, 5 शब्द है कुल ये। तो नंबर 1 पे जो शब्द यहाँ पे लिखा गया है उसका मतलब है, या वो जो शब्द लिखा गया है वो हमारा आ जाता है संप्रभुसत्ता संपन्न, ठीक है। यहां पे हमारा आ जाएगा संप्रभुसत्ता संपन्न, ठीक है। ये पहला
शब्द था जो हमारी संविधान की प्रीएम्बल में जोड़ा गया था। अब उसके बाद जो यहाँ पे शब्द जोड़ा गया है वो कौन सा जोड़ा गया है? समाजवादी। जो दूसरा शब्द वहां पे जोड़ा गया था ये था समाजवादी। थर्ड नंबर पे जो शब्द जोड़ा गया है ये है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। नंबर 4 पे हमारा आ जाता है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र शब्द जो है ये लिखा गया है। नंबर 5 पे हमारा आ जाता है गणराज्य। ठीक है, गणराज्य या रिपब्लिक की हम बात कर देते हैं। गणतंत्र, हाँ, जो स्पेशल अगर हम बोले ना प्रॉपर जो शब्द है गणराज्य की जगह आप गणतंत्र शब्द जो है उसको यहाँ पे अच्छे से याद रख सकते हैं कि गणराज्य जो है ये तो चलो हमारा एक ऐसा शब्द है कि गणराज्य जो है ये हमारा अलग से हम बोल सकते हैं कि गणराज्य की जगह हमारा जो शब्द प्रॉपर यहाँ पे लिखा गया है वो कौन सा लिखा गया है? गणतंत्र लिखा गया है। तो इस तरह से आपने 5वां जो शब्द है यहाँ पे वो याद रख लेना कि 5वां जो शब्द यहाँ पे लिखा गया है वो लिखा गया है गणतंत्र। तो ये 5 शब्द जो है वो हमारे संविधान के अंदर या जो हमारी प्रीएम्बल है हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की जो उद्देशिका है उसके अंदर ये 5 शब्द हम भारत के लोक के बाद ये 5 शब्द जो है वो वहां पे लिखे हुए हैं। अब यहां से एक चीज और क्या पूछी जाती है कि ये जो 5 शब्द है इनका मतलब क्या होता है? ये जो 5 शब्द हैं इनका क्या अर्थ होता है? तो संप्रभुसत्ता, पहले तो ये देखिए कि हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसको किस तरह से अरेंज करना है। तो पहला हमारा आ जाता है संप्रभुसत्ता, फिर हमारा आ जाता है समाजवादी, मतलब थर्ड के बाद सेकंड ऑप्शन रहेगा, उसके बाद हमारा आ जाता है धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद हमारा आ जाता है लोकतंत्र, उसके बाद हमारा आ जाता है लोकतंत्र के बाद हमारा गणतंत्र, रिपब्लिक सिस्टम। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शब्दों की हम बात कर रहे हैं तो ये लेटिन, एक अगर बात की जाए कभी कि ये जो शब्द है संप्रभुसत्ता संपन्न, ये एक लेटिन भाषा का शब्द है। लेटिन भाषा का इंग्लिश मीनिंग है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब जो संप्रभुसत्ता संपन्न होता है इसका मीनिंग बहुत बार आ जाता है। तो संप्रभुसत्ता संपन्न का मतलब होता है कि भारत जो है वो टोटली फ्री है किसी भी देश के साथ संधि समझौता करने के लिए, कि भारत जो है वो टोटली फ्री है किसी देश के साथ संधि समझौता करने के लिए। भारत के ऊपर कोई भी किसी भी देश का दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है। भारत जो है वो टोटली फ्री है, तो स्वतंत्र है किसी भी देश के साथ संधि समझौता करने के लिए। तो इसका मतलब हो जाता है संप्रभुसत्ता। समाजवादी का मतलब होता है कि भारत जो है वो गांधीवादी, या फिर ये हम बोल सकते हैं कि गांधीवादी, या फिर ये जो गांधीवादी विचार थे उनको फॉलो करता है कि अहिंसा जो है उसको अपनाना है, हिंसा नहीं करनी है। तो ये समाज जो है वो एक गांधीवादी सिस्टम को फॉलो करता है। उसके बाद नंबर 3 पे पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है टेट का। तो इसका मतलब होता है कि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है। ठीक है, भारत जो है इसका कोई भी विशेष धर्म नहीं है। तो इसकी भी बात कहां पे कर दी गई है? प्रीएम्बल में कर दी गई है। उसके बाद हमारा लोकतंत्र एक शब्द है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि यहां जो भारत है यहां पे लोकतंत्र व्यवस्था को फॉलो किया गया है। लोकतंत्र मतलब यहां पे लोगों का तंत्र होता है, लोग जो है वो प्रभावी होते हैं, लोगों के द्वारा एक लीडर जो है वो चुन के भेजा जाता है। उसके बाद नंबर 5 पे हमने लिखा है रिपब्लिक। रिपब्लिक का बहुत बार मीनिंग आता है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि भारत का एक लीडर जो है वो एक फिक्स टाइम के लिए चुना जाएगा, एक निश्चित समय सीमा के लिए चुना जाएगा। तो रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, पंथ निरपेक्ष और संप्रभुसत्ता संपन्न, ये जो शब्द हैं इनके मीनिंग आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि इनके मतलब क्या होते हैं और इनको अरेंज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनको लिखा कैसे गया है हमारी प्रीएम्बल के अंदर, वो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना। और प्रीएम्बल एक बार जरूर आपने ये ध्यान रखनी है कि प्रीएम्बल जो है ना ये हमारी नॉन जस्टिसेबल है। प्रीएम्बल जो है हमें जस्टिस नहीं दे सकती है, न्याय नहीं दे सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा प्रस्तावना का स्रोत। ठीक है, जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है
उसका स्रोत, सोर्स या केंद्र बिंदु जो है वो किसको माना गया है। जो हमारी प्रीएम्बल है इसका सोर्स किसको माना जाता है या इसका केंद्र बिंदु जो है वो किसको माना जाता है। तो इसका जो सेंटर रहता है, केंद्र बिंदु रहता है हमारी प्रीएम्बल का, वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, संविधान की कुंजी है या भारत के लोग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत का जो संविधान है या हम बोल सकते हैं कि भारत की जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, इसमें सोर्स किसको माना गया है, स्रोत किसको माना गया है संविधान का, तो ये माना गया है हम भारत के लोगों को। ठीक है, तो हम भारत के लोग जो हैं ये हमारे संविधान का, हमारी प्रीएम्बल का स्रोत है, सेंटर पॉइंट है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष हमने पीछे पढ़ लिया कि इसका मतलब होता है कि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, अपना सकता है। समाजवादी की हमारा समाज जो है वो गांधीवादी सिस्टम को फॉलो करता है। संविधान की कुंजी की अगर हम बात करें तो ये एक नया क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, या नया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि संविधान की कुंजी जो है वो किसको कहा जाता है, कि संविधान जो है इसकी कुंजी कौन है। ठीक है, तो ये संविधान की कुंजी भी हमारी प्रीएम्बल को कहा गया है। की हम बोल सकते हैं, कुंजी हम बोल सकते हैं, तो ये भी बोला जाता है हमारी प्रस्तावना को। और ये जो शब्द रहे थे वो अनरेस्ट वारकर के रहे थे, एक व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी प्रीएम्बल को संविधान की कुंजी कहा था, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो अनरेस्ट वारकर के द्वारा ये चीज जो थी वो बोली गई थी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 8 ये रहेगा, किस देश नहीं, किस केस में ये चीज बोली गई थी या ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। मैक्सिमम हम केसेस में क्या करते हैं कि हम जो नहीं है ना ये चीज पढ़ना ही छोड़ देते हैं, कि बीच में क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा गया है कि किस केस में ये चीज बोली गई है कि प्रीएम्बल संविधान का भाग ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, सीधा सीधा फटाफट, उस टाइम ऐसा प्रेशर बना होता है या फिर हम इतने भागे भागे होते हैं कि हम नहीं पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पूछा क्या गया है कि किस केस में ये चीज बोली गई थी कि प्रीएम्बल संविधान का, जो प्रीएम्बल है वो संविधान का पार्ट ही नहीं है, भाग ही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, बेरूबारी केस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, बेरूबारी केस की हम बात कर रहे हैं तो बेरूबारी केस जो था वो आया था 1960 में। और इस बेरूबारी केस की अगर हम देखें या इसके बेरूबारी केस की हम बात करें तो ये केस जो था वो टोटल 8 जजेस को लेके आया था। टोटल 8 जज थे इस केस में। और यहां पे क्या बोला गया था बेरूबारी केस में कि प्रीएम्बल जो है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग ही नहीं है, पार्ट ही नहीं है। तो ये केस रहा था बेरूबारी केस जो 1960 में आ गया था। अब उसके बाद हमने ऑप्शन नंबर ए में एक गोलकनाथ केस लिखा हुआ है, केशवानंद केस लिखा हुआ है, मदन गोपाल केस लिखा हुआ, तो थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं इनके ऊपर भी। तो गोलकनाथ केस जो था, गोलकनाथ केस ये आया था 1967 में। इस केस में टोटल 11 जज थे। गोलकनाथ केस जो था इसमें टोटल 11 जज रहे थे। और इस केस के द्वारा क्या बोला गया था कि प्रीएम्बल, सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि प्रीएम्बल जो है, प्रस्तावना जो है वो संविधान बनाने वाले जो भी व्यक्ति थे, किस प्रस्तावना, संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। कि ये जो मन की कुंजी कहा गया था प्रस्तावना को, वो गोलकनाथ केस में कहा गया था। और इस केस में टोटल जो जज बैठे हुए थे वो टोटल 11 जज बैठे हुए थे। और गोलकनाथ केस आया था 1967। केस की डेट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर सी पे है केशवानंदन भारती केस। केशवानंदन भारती केस 1973 में आता है। और इस केस में टोटल 13 जज बैठे हुए थे। और आज तक का सबसे बड़ा जो केस रहता है वो है गोलकनाथ केस, जो 1973 में टोटल 13 जजों को लेके आया था। और इस केस में जो था डिसीजन दिया गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है, इंटरनल पार्ट है हमारी प्रस्तावना संविधान का। तो इस तरह से टोटल जज याद रखने हैं, कब केस आता है और इस केस में क्या चीज बोली गई थी, ये
सारी चीजें। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में हमने मदन गोपाल केस की बात की है, तो ये केस आया था 1957 में, और इस केस में क्या बोला गया था कि प्रस्तावना जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में जितनी भी चीजें लिख दी गई हैं वो हमें जस्टिस नहीं दे सकती हैं, ठीक है, ये हमें न्याय नहीं दे सकती। सिर्फ यहाँ पे जो चीजें लिख दी गई हैं वो लिखी तो गई हैं, लेकिन ये चीजें जो हमें जस्टिस नहीं दे सकती हैं, तो ये चीज बोली गई थी मदन गोपाल केस में जो 1957 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना शब्द किस भाषा से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल क्वेश्चन जो रहते हैं वो यही से रहते हैं कि ये शब्द किस भाषा का है, ये शब्द किस भाषा का है। तो प्रस्तावना की अगर हम बात करें, प्रियम्बल की हम बात करें, तो ये शब्द जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना जो है वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है। और ये जो शब्द है, अब शब्द की बात की गई है, भाषा की बात नहीं की गई है कि प्रियम्बल की भाषा किस देश से ली गई है या कहां से ली गई है। तो प्रियम्बल की भाषा की बात करें तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, प्रियम्बल जो है ये हमने यूएसए के संविधान से, प्रियम्बल के शब्द या प्रियम्बल का आइडिया दोनों यूएसए के संविधान से, लेकिन प्रियम्बल शब्द जो रहा है ये लैटिन भाषा का शब्द है जो हमने अपने संविधान में लिया हुआ है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो रहेगा, ये है अनुच्छेद 1 में घोषणा कर दी गई है, आर्टिकल 1 की बात की गई है कि आर्टिकल 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, कि भारत या इंडिया की बात की गई है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि राज्यों का संघ है, संघीय राज्य है, सामाजिक संघ है, या फिर ये सभी है। तो सभी वाला तो वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि भारत को सामाजिक संघ नहीं कहा जाता है, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, क्योंकि भारत एक कैसा राज्य है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है, क्योंकि भारत जो है इसमें विभिन्न राज्यों जो हैं वो एक संघ के रूप में जुड़े होते हैं। कोई भी देश जो है अपनी मर्जी से भारत संघ में शामिल तो हो सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत का संविधान जो है, या भारत के संविधान में भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। तो ये चीज हमने अपने संविधान में लिखी हुई है, या ये चीज जो है वो लिखी गई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की कि सिक्किम जो था एक ऐसा देश रहा था, एक ऐसा राज्य है भारत का जो 1975 में भारत के अंदर जो था वो शामिल हुआ था। और इसकी कई बार अमेंडमेंट भी आ जाती है कि सिक्किम जो है वो कब भारत में शामिल हुआ है। तो 35th अमेंडमेंट 1975 ठीक है। सिक्किम जो था इसको 35th अमेंडमेंट 1974 के द्वारा भारत का एक सहायक राज्य बनाया गया था। यहाँ पे सहायक राज्य हम बोल सकते हैं, सहकारी राज्य भी बोल सकते हैं। 35th अमेंडमेंट 1974 के द्वारा इसको सहायक राज्य बनाया गया था। उसके बाद फिर से अमेंडमेंट हुई है 36th अमेंडमेंट जो 1975 में हुई, और इसके द्वारा सिक्किम जो था इसको भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है सिक्किम को 36th अमेंडमेंट 1975। तो ये है कि एक राज्य जो है अपनी मर्जी से शामिल तो हो सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से इंडिया से अलग नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि भारत जो है ये, इसको क्या कहा जाता है, या फिर हमारा संविधान जो है इसमें जो हमारे भारत के लिए लिखा गया है वो शब्द लिखा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है, निम्न में से प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, ऐसी क्या चीज है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो स्टार्टिंग में जब हमने प्रियम्बल शुरू की थी तो वहां पे हमने बोला था कि फ्रीडम जो है हमें 5 प्रकार की दी गई है, जस्टिस जो है हमें 3 प्रकार का दिया गया है, और वहां पे हमने देखा था कि कौन कौन सा जस्टिस जो था वो हमें दिया गया है। तो यहाँ पे नहीं की बात की गई है कि किसका उल्लेख संविधान की प्रियम्बल में नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमें प्रियम्बल में दिया गया है, और ये जो जस्टिस है, ये जो न्याय है, तीनों की हम बात करते हैं, ये हमने 1917 की
रशियन क्रांति या रशिया की एक क्रांति हुई थी 1917 में, जहां से हमने ये तीनों जस्टिस या तीनों शब्द जो है अपने संविधान में शामिल कर लिए हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि ये चीजें हमने कहां से बोरो की है या कहां से ली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। देशी रियासतों का विलय भारत में किसके द्वारा किया गया था? देशी रियासतें। अब देशी रियासतों की अगर हम बात करें कि देशी रियासतें जो थी, इसका भारत में विलय जो था वो किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट टेट का जो अगर हम बात करें बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इस तरह से देशी रियासतों की जैसे हम बात करते हैं, ये हमें हिमाचल में भी सेम क्वेश्चन आता है और ये सीधा पॉलिटी में भी क्वेश्चन रहता है कि देशी रियासतों का भारत में विलय जो था वो किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे दो व्यक्ति जो थे इस काम में लगे हुए थे। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन बी में जो हमने बीपी मेनन की बात की है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी दोनों। और यहाँ पे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की गई है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भी हम फ्री होते हैं, जैसे ही इंडिया आजाद हो जाता है, तो देशी रियासतों को खत्म करने का काम जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? देशी रियासतें जो हैं इनको खत्म कर देना चाहिए। अब भारत आजाद हो चुका है, इनको खत्म करने का, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को खत्म करने का काम किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सी राजगोपालाचारी के द्वारा। तो देशी रियासतें जो थी ये भारत में शामिल की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के द्वारा। लेकिन तीन रियासतों की हम बात करते हैं, एक जूनागढ़, हैदराबाद और तीसरी थी जम्मू कश्मीर। तीन ऐसी रियासतें थी जो अपनी मर्जी से भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी और इनके अलावा कुछ रियासतें जो थी वो पाकिस्तान में चली गई थी, क्योंकि भारत का विभाजन हो रहा है, भारत स्वतंत्र हो रहा है। तो इसके लिए हमने बोला था कि वोटिंग करवाई गई थी, जनमत संग्रह करवाया गया था। हैदराबाद के लिए रातों रात सैन्य कार्यवाही के द्वारा ऑपरेशन पोलो लाया गया था, जिसके द्वारा यहाँ पे पुलिस कार्यवाही के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भारत में शामिल कर दिया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह, जिनको पाकिस्तान ने जिनके ऊपर अटैक कर दिया था और इसकी वजह से बाद में ये कश्मीर जो था वो भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गया था। तो ये दोनों के नाम आपने ध्यान रखने हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। दोनों ने किसके लिए काम किया है? देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, संविधान में किसके अंतर्गत नए राज्य सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है? तो ऐसा कौन सा संविधान का आर्टिकल है जिसमें इन चीजों का वर्णन किया गया है कि एक नए राज्य का निर्माण करना है, नए राज्य को शामिल नहीं करना है, नए राज्य को बनाना है, राज्य की सीमा में ही परिवर्तन करना है। मतलब राज्य जो है उसको क्या करना है, कोई राज्य बड़ा है उसको तोड़ के कोई नया राज्य बनाना है या फिर किसी राज्य के नाम में चेंज करना है। तो ये सारा प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 3 में किया गया है। अगर पार्ट की बात करें तो पार्ट 1 में हम आर्टिकल 1 to 4 तक पढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट 1 जो है यहाँ पे हम 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल पढ़ते हैं और इसमें से भी हमारा आर्टिकल 3 जो है ये किसकी बात कर देता है? नए राज्यों के बनाने की, राज्य के नाम में चेंज करने की या सीमा को कम ज्यादा करने की। और ये सारे काम करता कौन है? संसद। लेकिन संसद जो है ये बिल या संसद में ये बिल पेश करने से पहले राष्ट्रपति के परमिशन लेना यहाँ पे अनिवार्य होता है और ये सारे काम जो है वो संसद अपने सामान्य बहुमत या फिर सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकती है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी या सामान्य बहुमत के साथ संसद जो है वो इन स्टेट के नाम जो है वो चेंज कर सकती है, नया राज्य बना सकती है और किसी राज्य की सीमा को कम करके या उसको बढ़ा के एक नया राज्य बना सकती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है, जैसे इलाहाबाद का किया गया है, प्रयागराज रख दिया गया है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया था, उसके बाद पांडिचेरी की अगर हम बात करें तो उसका नाम अभी प्रेजेंट टाइम में पुदुचेरी किया गया है। तो ये सारे जो काम करता है ये संसद करती है और किस आर्टिकल के तहत करती है? आर्टिकल 3। लेकिन इस बिल को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेना अनिवार्य होता है। बाकी अगर हम बात करें ये जो आर्टिकल 1 है हमारा, इसमें हमने किसका प्रावधान किया हुआ है? यूनियन
ऑफ स्टेट्स का, कि भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है। तो इसका प्रावधान पार्ट 1 में किया गया है, आर्टिकल भी 1 में किया गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। और इसी आर्टिकल या इसी 1 पार्ट में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 2 जो यहाँ पे लिखा गया है, इसमें किस चीज का प्रावधान किया गया है कि भारत के जो राज्य हैं इसमें हम नए राज्यों को शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने सिक्किम की बात की थी कि भारत के राज्य के क्षेत्र में किसी नए राज्य को शामिल किया जा सकता है। नया राज्य बनाना नहीं है, राज्य कोई भी बाहरी सीमा से हमारे अंदर जो है वो शामिल हो सकता है। आर्टिकल 4 जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये क्या बोलता है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी चेंज किया जाता है तो आर्टिकल 4 में हमें किसी भी प्रकार की अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। संसद अपने सामान्य बहुमत से इस तरह के चेंज जो है वो कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष आया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करें, एक्ट की बात करें, तो ये एक्ट जो था वो किस वर्ष आया था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 1956। तो यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 22 दिसंबर 1953 को ये एक्ट जो था वो आया था। 22 दिसंबर 1953 को ये एक्ट आया था। और ये किसके लिए आया था? राज्यों का पुनर्गठन। हिमाचल में भी सेम चलता है, पॉलिटी में भी सेम चलता है। और ये जो अधिनियम आया था 1953 में, ये टोटल 3 मेंबर कमेटी था, या टोटल 3 मेंबर थे इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम में। और जो इसके हेड रहे थे वो रहे थे फैजल अली। ठीक है। 2 अन्य सदस्य जो थे KM पाणिकर और एक थे HN कुंजरू। KM पाणिकर और HN कुंजरू जो थे, ये 2 अदर सदस्य थे या 2 अन्य सदस्य थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के। टोटल 3 मेंबर थे। हेड थे फैजल अली, अध्यक्ष जो थे वो इस एक्ट के वो थे फैजल अली। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस एक्ट ने, इस अधिनियम ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो कब जारी कर दी थी, कब पेश कर दी थी? 1955 में। और 31 अगस्त की अगर हम बात करें, 31 अगस्त 1956 को ये एक्ट जो था उसको लागू कर दिया गया था। उसको क्या कर दिया गया था? लागू, या हम ये भी बोल सकते हैं कि रिपोर्ट पेश करता है 1955 में, पास कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था 1956 में। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। 55 में इन्होंने रिपोर्ट अपनी जारी कर दी थी, 56 में इसको पास कर दिया गया था या फिर लागू कर दिया गया था। और 1948 हमने एक यहाँ पे डेट लिख रखी है। ये जो 1948 था ये राज्यों से ही संबंधित था। यहाँ पे एक कमीशन आया था 1948 में ही, जिसका काम था या जिसका नाम था धर कमीशन। और धर कमीशन जो था वो जून 1948 में बना दिया गया था। धर कमीशन क्यों बनाया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, क्योंकि आगे ऐसे वाले बड़े ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे जिसमें हम बात करेंगे धर कमीशन की। तो धर कमीशन 1948 में रहा था। और क्यों आया था? ये आया था भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का जो पहला राज्य था वो कौन सा था? तो अब पीछे ही हमने बात की कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए जो कमीशन भारत में बनाया गया था या लाया गया था, वो लाया गया था धर कमीशन 1948 में। और बनाया किसने था? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इनकी अध्यक्षता, या मतलब ये बोल रहे थे कि या इन्होंने अध्यक्षता की थी, संविधान सभा के अध्यक्ष थे और इनकी अध्यक्षता में बना। लेकिन जो संविधान सभा के, या हम ये बोल सकते हैं कि धर कमीशन जो बना उसके जो मेन हेड थे वो थे SK धर। ठीक है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और फिर इन्होंने मेन अध्यक्षता या मेन भूमिका निभाई थी धर कमीशन में। और ये टोटल जो था धर कमीशन टोटल 4 मेंबर कमेटी रहा था। और इन्होंने क्या बोला था कि बनाया क्यों था धर कमीशन 48 में? भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए। लेकिन धर कमीशन ने क्या बोला था कि हम भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे, हम प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्य जो है उनका निर्माण
करेंगे। ठीक है, हम प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्य बना सकते हैं, हम भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना सकते। मतलब हम जितनी लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं उसके आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं। ये नहीं है कि भाषा के आधार पर राज्य जो है वो बना दिए जाए। अब तो भाषाएं तो बहुत ज्यादा होती हैं, तो हर भाषा को लेके एक राज्य जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरह से इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे इसी धर कमीशन की जांच करने के लिए एक नई कमेटी बैठती है जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। और जेवीपी 3 शब्द हैं, यहाँ पे जो मेंबर थे वो भी कितने थे, टोटल 3 मेंबर कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू, पटाभी, सीतारमैया। और यहाँ पे एक और सदस्य, जैसे हमने एक क्वेश्चन भी आगे ऐसे वाला रखा हुआ कि जेवीपी कमेटी जो थी उसमें टोटल कितने मेंबर थे और ये कमेटी जो थी वो क्यों बनाई गई थी। तो धर कमीशन जो था इसकी जांच करने के लिए एक नया कमीशन बैठाया गया जिसको जेबीपी कमेटी कहा गया। और जेबीपी कमेटी जो थी इन्होंने क्या बोला था, धर कमीशन की जांच की और इन्होंने बोला कि हम प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। तो किसके आधार पर राज्य बनाए जाएंगे, प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद एक व्यक्ति हम पढ़ेंगे और ये व्यक्ति भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी हमने आगे डाला हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि ये जो धर कमीशन था प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर इन्होंने बिल्कुल डिमांड को मना कर दिया था। जेबीपी कमेटी आती है, टोटल 3 मेंबर आते हैं और ये 3 मेंबर जो थे ये भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने जेबीपी कमेटी ने टोटल मना कर दिया था कि प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर जो है वो राज्य नहीं बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे जब इन्होंने मना कर दिया तो उसके बाद एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है और ये जो डेथ थी ये व्यक्ति थे पोटी श्री रामुल्लू। पोटी श्री रामुल्लू, इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो 1 अक्टूबर, आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर रहेगा। तो 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस टाइम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो था वो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य जो था वो घोषित कर दिया गया था। प्रॉपर डेट थी 1 अक्टूबर 1953। अब यहाँ पे जो राज्य थे, यहाँ अगर देखा जाए हमने 4 ऑप्शन जो डाले हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हमने तेलंगाना की बात की है। तो तेलंगाना जो है इसका भी क्वेश्चन आ जाता है कि तेलंगाना जो है ये भाषा के आधार पर भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था। तो ये तेलंगाना जो था ये 29वें नंबर का राज्य बना था भाषा के आधार पर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम वही बोलते हैं कि हमारे प्रेजेंट टाइम में जो राज्य है वो टोटल 28 हो गए हैं। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल जो है ये 18वां राज्य बना था भारत का। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल जो है इसको स्टेटहुड दे दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और इस दिन जो था वो ये हमारे भारत का 18वां राज्य बन गया था। उसके बाद गोवा हमने लिखा हुआ है, तो गोवा जो है ये भारत का 25वां राज्य बन गया था। गोवा जो है ये कौन से नंबर का राज्य बना था, भारत का 25वें नंबर का राज्य बन गया था। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है क्योंकि सीधे क्वेश्चन आते हैं कि भारत का 25वां राज्य कौन सा बना था, 29वां राज्य कौन सा बना था। और हिमाचल की बात कर ली हमने कि हिमाचल जो है 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बन गया था। और हिमाचल की ओर हम बात करें तो 1 नवंबर से लेके 1956 से लेके 25 जनवरी 1971 तक हिमाचल जो है वो यूटी रहा है, केंद्र शासित प्रदेश रहा है। और इससे पहले की बात करें तो 1951 से लेके 56 तक बात करें तो ये अपना हिमाचल जो है ये क्या रह चुका है, पार्ट सी स्टेट रह चुका है। और 48 में भारत बन गया था, 1948 में हिमाचल बन गया था, भारत नहीं बन गया था, हिमाचल बन गया था 1948 में। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन किया गया। तो हिमाचल में टोटल 4 जिले थे और ये 4 जिलों को मिलाकर या हिमाचल जो उस टाइम बना था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना दिया गया था। तो 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल जो है वो चीफ प्रोविंस एरिया रहा है, मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा है। और यहाँ पे एक चीज और क्या याद रखनी है, कई बार नागालैंड का आ जाता है कि नागालैंड जो है वो कब भारत का राज्य बना था। तो 1963 को, ठीक है, 1 दिसंबर 1963, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो था वो क्या बन गया था, भारत का
राज्य बन गया था, स्टेट बना दिया गया था। और हरियाणा जो था वो 17वां राज्य भारत का बना था, 18वां राज्य हमने देखा। उसके बाद हिमाचल बन गया था। उसके बाद आपके जो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा है, अगर हम मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा की बात करें तो इनकी डेट आ जाती है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, इन तीनों राज्यों की बात करें, ये तीनों जो हैं वो एक ही डेट को बने हैं। तो ये तीनों जो राज्य बनाए गए थे 21 जनवरी 1972 को बनाए गए थे, 21 जनवरी 1972 को। तो ये तीनों जो है वो 1972 को राज्य भारत के बनाए गए थे। उसके बाद 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। 29वां राज्य बन गया था 2 जून 2014 को। तेलंगाना जो था वो 29वां राज्य बन गया था। गोवा 25वां राज्य बना था 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की बात करें तो ये तीनों जो हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है, ये 1 नवंबर 2000 को, ये 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और हमारा जो झारखंड है ये 15 नवंबर 2000 को भारत के राज्य बना दिए गए थे। और अगर हम तेलंगाना के पहले की बात करें, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, मतलब कि गोवा के बाद 26, 27 और 28 नंबर के राज्य जो थे वो बनाए गए थे। और 29वां हमने बोला कि क्या बन गया था, तेलंगाना बन गया था। और तेलंगाना के बाद हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास राज्य है वो केवल 28 राज्य ही हैं। और इन 28 राज्यों में हमारा कौन सा राज्य जो है वो यूटी बना दिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास, हमारे भारत में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 ही यूटीज हैं। तो ये 8 यूटीज की बात करें या 28 राज्यों की बात करें, पहले 7 यूटीज थी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है। उसके बाद हमारी 2 नई यूटी बनी है। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, ठीक है, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर जो था वो एक स्टेट था, भारत का एक राज्य था, लेकिन अभी इसको क्या बना दिया गया है, 31 अक्टूबर 2019 की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़कर लद्दाख और JNK या जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो इस तरह से हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं अभी, लेकिन इन दोनों को डालकर पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जब ये 2 नए बने हैं तो इन दोनों को मिला के 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। और जब दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप को एक कर दिया, दादरा नगर हवेली, ये दोनों पहले अलग अलग यूटी थी, अभी इनको क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। 26 जनवरी 2020 से लेके दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया है। और पहले दोनों की कैपिटल भी अलग थी, लेकिन अभी दोनों की कैपिटल जो है वो दमन रखी गई है। तो दोनों जो है वो 2020 से एक ही केंद्र शासित प्रदेश जो है वो काउंट होते हैं। इस तरह से अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास राज्य हैं वो 28 हैं, और क्योंकि जम्मू कश्मीर निकल गया टोटल 28 राज्य हो गए, और यूटी जो है वो टोटल हमारे पास 8 है। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 60। जेबीपी कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, पीछे ही हमने बात की, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। जेबीपी कमेटी जो थी वो JVP, इसका मतलब ही क्या है, JVP से ही आप समझ सकते हैं कि JVP कमेटी में टोटल मेंबर भी कितने थे, 3 थे। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक थे पट्टाभी सीतारामैया। तो 3 मेंबर थे JVP कमेटी में। तो इस तरह से हमारा जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जेबीपी कमेटी का काम क्या था, धर कमीशन की रिपोर्ट चेक करना, उसको जांच करना और उसके बाद डिसीजन देना। तो जेबीपी कमेटी ने क्या बोला था कि हम भाषा के आधार पर बिल्कुल भी राज्य जो है वो नहीं बना सकते हैं। उसके बाद जो था वो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को
नए राज्य का निर्माण किया था भाषा के आधार पर, क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति ने भूख हड़ताल कर दी थी और उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो यही क्वेश्चन आगे वाला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो ये बोलता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के समय पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु कितने दिनों के बाद हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट में बहुत बार इसको पूछा गया है या बहुत बार रिवाइज हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही रहेगा। अगर प्रॉपर डेट की बात करें तो 15 दिसंबर 1952 को इनकी यहां पे क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो कितने दिनों के बाद हुई थी, 56 दिनों के बाद, 56 डेज के बाद इनकी यहां पे डेथ हो गई थी। और उसके बाद ही लगभग 1 साल के बाद फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाषा के आधार पर पहला राज्य तेलुगु भाषा राज्य जो था वो यहां पे बनाया गया था, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं 1956 में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। जब 1956 हमने बोला था जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 53 में आ जाता है, 55 में रिपोर्ट जारी कर देता है, 56 में उसको पास कर दिया जाता है। तो इस कमीशन के बाद कितने राज्यों, 56 में जब इसको पास कर दिया जाता है तो टोटल 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पे गठन किया गया था। और जो सी ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है वो 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है जो पहले थे, लेकिन अभी टोटल हमारे पास 28 और 8 हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो था वो किस वर्ष आया था। भारतीय नागरिकता संबंधी जो एक्ट था वो किस वर्ष आया था या कब आया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा 1955। और 55 में हमने बोला था कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो जारी कर दी थी, 53 में एक्ट जो था वो आ गया था। तो इसका सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 1953। नेक्स्ट रहेगा संविधान में नागरिकता लेने के कितने आधार या बेस बताए गए हैं। कि प्रियम्बल जो है या प्रियम्बल में हम बोल सकते हैं या संविधान में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बेस जो या ये जो चीज लिखी गई है वो संविधान में लिखी गई है कि संविधान में नागरिकता लेने के टोटल कितने बेस हैं। तो ये जो बेस या आधार बताए गए हैं टोटल, ये ऑप्शन नंबर बी के साथ सही हो जाएगा। टोटल 5 आधार आपको बता दिए गए हैं कि नागरिकता अगर किसी व्यक्ति ने लेनी है तो उसको किस किस बेस पर जो है वो सिटीजनशिप दी जा सकती है या फिर नागरिकता जो है वो प्रदान की जा सकती है। तो टोटल 5 प्रकार के ये बेस जो है वो रहते हैं। तो नंबर 1 पे हम बात कर सकते हैं बाई बर्थ, जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है वो सिटीजनशिप ले सकता है। वंश के आधार पर, नेचुरली या प्राकृतिक तरीके से कोई व्यक्ति जो है वो नागरिकता ले सकता है। पंजीकरण के माध्यम से व्यक्ति जो है वो सिटीजनशिप ले सकते हैं। और 5वां जो इसमें बोला गया है वो बोला गया है कि कोई व्यक्ति जो है वो भूमि विस्तार के द्वारा, लैंड अगर कोई भी एरिया जो है वो भारत के अंदर शामिल हो जाता है, मान लो सिक्किम की हम बात करते हैं, तो सिक्किम जो था ये हमारे भारत में किस तरह से शामिल हुआ है, अमेंडमेंट के द्वारा एक भारत में शामिल हो गया है। तो इसमें रहने वाले जितने भी नागरिक होते हैं इनको क्या किया जाएगा, भारत की नागरिकता जो है वो प्रदान की जाएगी। या फिर जितने भी, मतलब इनको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, जब इनको नागरिकता लेनी है तो इसमें रहने वाले जितने भी लोग होंगे ये अपने आप ही भारत के नागरिक जो है वो बन जाते हैं। तो प्राकृतिक रूप में या प्राकृतिक रूप से जो नागरिकता है इसको देशीकरण भी बोला जाता है, ठीक है, पंजीकरण के माध्यम से या फिर देशीकरण के माध्यम से। तो 5 बेस बताए गए हैं। और इसी के साथ साथ हम बात कर सकते हैं कि हमारी जो सिटीजनशिप है उसको खत्म होने के किस तरह से, हमारे कितने तरीके हैं सिटीजनशिप खत्म होने के। तो वो 3 तरीके हैं जिसके द्वारा नागरिकता जो है वो खत्म हो सकती है। और ये 3 तरीके जो कौन से होते हैं, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीविएशन की 3 तरीकों के द्वारा सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो सकती है। सिर्फ 3 तरीके, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीविएशन के द्वारा सिटीजनशिप जो है यहाँ पे खत्म हो सकती है। तो 5 तरीके लेने के होते हैं, 3 तरीके जिसके द्वारा सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। नेक्स्ट है कितने वर्ष लगातार इंडिया से बाहर रहने पर भारत की स्वतंत्रता, भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। अगर आप लगातार 7 साल, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहेगा, लगातार अगर आप 7 साल इंडिया से बाहर रहते हैं तो भारत सरकार, सिटीजनशिप देता कौन है, भारत सरकार। सिटीजनशिप खत्म कौन करता है, भारत सरकार। लेकिन सिटीजनशिप
संबंधी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो सारे संसद बनाती है। तो इस तरह से अगर आप लगातार 7 साल इंडिया से बाहर रहते हैं तो भारत सरकार आपकी नागरिकता खत्म कर देती है। और हमने पहले ही बात की है कि भारत सरकार अपने नागरिकों को सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप देता है, और ये प्रोविजन जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता में माता की नागरिकता, मतलब अगर सिटीजनशिप जो है उसकी बात करें तो नागरिकता जो है वो माता की नागरिकता के आधार पर दी जाएगी। जो बच्चा है आगे उसको उसकी माता के आधार पर नागरिकता देने का जो प्रावधान रखा गया है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा रखा गया है? तो पहले तो ये जो है हम बात कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा 1992। तो पहले तो ये बात करिए कि ये जो नागरिकता एक्ट है, नागरिकता जो अधिनियम आया था ये कब आया था? ये 1955 में आया था, और इसके तहत टोटल 6 बार या अमेंडमेंट की जा चुकी है। सिटीजनशिप जो एक्ट है इसको टोटल 6 बार अमेंड किया जा चुका है। तो इसमें जो 1992 की अमेंडमेंट थी उसमें ये चीज का प्रावधान दिया गया था कि विदेश में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको उसकी माता की नागरिकता के आधार पर भारत की सिटीजनशिप जो है वो प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा 1992 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता का प्रोविजन जो है वो किया गया है? तो स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे देश हैं जो अपने नागरिकों को अपने राज्य की भी, अपने देश की भी सिटीजनशिप जो है वो प्रदान करते हैं। तो वो है यूएसए और स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा कि हमारा जो स्विट्जरलैंड और अमेरिका जो है दोनों देश किस तरह की सिटीजनशिप अपने नागरिकों को प्रदान करते हैं? सिंगल सिटीजनशिप। और इंडिया जो है वो अपने नागरिकों को सिंगल सिटीजनशिप प्रोविजन जो है वो देता है या प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता लेने के लिए, कि पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर किसी ने सिटीजनशिप लेनी है भारत की तो उस व्यक्ति को कितने साल भारत में रहना होता है जिसके बाद उसको सिटीजनशिप जो है वो दी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा कि अगर बाई रजिस्ट्रेशन कोई सिटीजनशिप ले रहा है भारत की तो उसको 7 साल इंडिया में रहना होगा, उसके बाद ही उसको सिटीजनशिप जो है वो प्रदान की जा सकती है। लेकिन अब ये जो चीज है 1986 में जो अमेंडमेंट की गई थी नागरिकता अधिनियम में, उसके द्वारा इस टाइम को बढ़ाया गया है, 5 से 7 साल जो है वो किया गया है। तो 7 साल हम बोल सकते हैं कि 7 साल जो है वो रहना होगा, उसके बाद ही आपको क्या किया जा सकता है? रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। लेकिन पहले ये जो समय था वो 6 महीने था, जिसको बढ़ाकर 5 से 7 साल कर दिया गया है। 1986वें संवैधानिक संशोधन या 1986 में अमेंडमेंट की गई है सिटीजनशिप में, जिसके द्वारा इस चीज को चेंज करके 6 महीने को मतलब बढ़ाकर 7 साल जो है वो टाइम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं? पहले तो मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में आया हुआ है। तो ये ब्रिटेन का एक शब्द था, ब्रिटिश शब्द था, जिसको हमने अपने संविधान में लिया हुआ है। तो किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आपको पार्ट नहीं आता है, सीधे आपको आर्टिकल आ जाते हैं, तो 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल हैं इनको भारत के संविधान में मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला गया है कि सबसे मुख्य मौलिक अधिकार, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उसमें सबसे मेन फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पे
अगर हम समानता की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, अस्पृश्यता की बात करें, सभी फंडामेंटल राइट जो है वो मेन है, मुख्य है, लेकिन सबसे मेन फंडामेंटल राइट जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, या फिर आर्टिकल 32 में इसकी बात की गई है। ये जो हमारा मौलिक अधिकार है ये आर्टिकल 32 में पढ़ा जाता है और इसमें 5 प्रकार की रिट्स जो है वो हमें प्रदान की गई है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले इसको कहाँ रखा गया था? मौलिक अधिकारों में रखा गया था, फंडामेंटल राइट्स में रखा गया था। और ये जो मौलिक अधिकार है हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं। मूल संविधान में ये टोटल 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है। मूल संविधान में अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो टोटल 7 थे, और प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में टोटल जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो टोटल 6 हैं। तो अभी जो हमारा संपत्ति का राइट है ये एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, और इसको मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन किया, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से जो है वो बाहर निकाल दिया गया है, और यहां से 2 आर्टिकल भी डिलीट कर दिए गए हैं, आर्टिकल 31 और 19F। और अभी इसको प्रेजेंट टाइम में पार्ट 3 से डिलीट करके पार्ट 12 में रखा गया है, और अंडर आर्टिकल 300A तो अभी जो है ये कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, जिसको आर्टिकल 308 पार्ट 12 में रख दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A किससे डील करता है, किससे संबंधित है? कर्तव्यों से, सिटीजनशिप से, न्याय से, या फिर एजुकेशन से? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आर्टिकल 21A जो है किससे डील करता है? एजुकेशन से डील करता है। और 86th अमेंडमेंट 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा एजुकेशन को, शिक्षा को कहां पे शामिल किया गया है? मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है, और किस आर्टिकल के तहत? 21A में। और क्या बोला गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। एज भी मैटर करती है कि कितनी साल तक के बच्चों के लिए प्रोविजन किया गया है, तो 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 29। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है? अब हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, अभी मूल संविधान में टोटल 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स जो थे वो हमें प्रदान किए गए हैं। और इसमें हमें क्या बोला गया है कि स्वतंत्रता के अधिकार के बाद नेक्स्ट जो संविधान में हमें राइट दिया गया है वो कौन सा है? तो पहला मौलिक अधिकार हमें कौन सा दिया गया है? समानता का, फिर स्वतंत्रता का, और ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद हमें शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है, और उसके बाद हमें दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। मतलब कि जो 5वां मौलिक अधिकार है ये मतलब सही है, पहले समानता का अधिकार आ जाता है, फिर उसके बाद हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो क्वेश्चन में लिखा गया है, फिर 3rd शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और नंबर 6 पे जो रहता है वो हमारा रहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर हम बात करें 14 से लेके 18 तक ये हमारा मौलिक अधिकार है समानता का। उसके बाद हमारा ये जो फ्रीडम वाला राइट है ये आर्टिकल 19 से लेके 22 में दिया गया है। उसके बाद हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23, 24 दो ही आर्टिकल डील करते हैं। उसके बाद 25 से लेके 28 तक हमें राइट दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता के। उसके बाद शिक्षा संबंधी या संस्कृति संबंधी जो अधिकार हैं 29, 30 में दिए गए हैं। उसके बाद आर्टिकल 31 डिलीटेड है क्योंकि वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 32 जो है इसका प्रोविजन किया गया है 5 रिट्स के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अस्पृश्यता के अंत, अनटचेबिलिटी जो है इसके अंत का अधिकार दिया गया है। मतलब किस आर्टिकल में जो है अस्पृश्यता की बात की गई है, अनटचेबिलिटी की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी की बात कर देता है। अस्पृश्यता जो है वो एक अपराध है, इसका वर्णन जो आर्टिकल 17 में किया गया है। और 15 की अगर हम बात करें तो 15 में हमें 5 बेस बताए गए होते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारतीय और विदेशियों दोनों को मिले हुए हैं। 19, 29, 30, ठीक है। ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये वो मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ हमारे इंडियंस के पास है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये वो मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ इंडियंस के पास हैं। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार संविधान में लिखे गए हैं वो हमारे लिए भी हैं, विदेशियों के लिए भी हैं, ठीक है। तो 15 हो गया, जिसमें 5 बेसिस पर आधार पर आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 21 जो हमें अपने प्राणों की रक्षा करने का प्रोविजन देती है। आर्टिकल 2 ही ऐसे आर्टिकल हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इमरजेंसी के दौरान सभी फंडामेंटल राइट्स सीमित किए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं। लेकिन 2 आर्टिकल जो है 20 और 21 कभी खत्म नहीं होते। 20 अपराध की बात कर देता है कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको सजा मिलेगी। 21 बोलता है कि हमें अपने जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, जीवन का अधिकार है, प्राणों की रक्षा करने का अधिकार है। और आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो ये हमें अवसर में समानता का प्रोविजन जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट आ जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो था वो किस वर्ष आया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो था वो किस वर्ष आया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात करें तो ये 1980 में आया था। आंतरिक सुरक्षा कानून की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा कानून आया था 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं 32 की। अनुच्छेद 24 में कितने वर्ष तक के बालकों को जोखिम भरे काम में न लगाने का प्रावधान जो है वो किया गया है। एज पूछ ली जाती है, आर्टिकल आ जाता है कि किस आर्टिकल में इस चीज का प्रोविजन जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा कि 14 साल तक के बच्चों को ऐसे किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा जहां पे उसकी जान को जो है वो खतरा हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिट्स की बात की गई है। रिट्स हमने पहले भी बोला कि ये ब्रिटेन से लिया गया शब्द है, इंग्लिश शब्द है। और इसमें आर्टिकल 32 जो है सबसे मेन फंडामेंटल राइट्स है और इसमें टोटल 5 प्रकार की रिट्स जो है उनका प्रावधान किया गया है। और ये 5 प्रकार की जो रिट्स होती है ये होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बना लिया गया है तो उसके विरुद्ध जो है मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये रिट जो है वो जारी की जा सकती है। और हमारा जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है एक लैटिन भाषा का वर्ड है। उसके बाद सेकंड जो रिट है वो परमादेश है कि यहाँ पे एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऑर्डर जारी कर सकता है कि वो अपना काम सही से क्यों नहीं कर रहा। और ये भी एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं किस अधिकार से। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि इनका मीनिंग क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी मतलब कि सशरीर किसी व्यक्ति को पेश करना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। और परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है परमादेश का कि हम आदेश देते हैं। और लैटिन भाषा का वर्ड है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है वो ये ऑर्डर जो है वो जारी कर सकता है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्यू वारंटो, ठीक है। जो क्यू वारंटो होता है इसका मतलब होता है किस अधिकार से
इक्विवरंटो रंटो, इसका मतलब होता है किस अधिकार से। तो यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है एक सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से पूछ सकता है कि आप इस पद पर किस अधिकार, मतलब कोई एक व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट देके जो है वो कोई पद हासिल कर लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से सवाल पूछ सकता है। उसके बाद आ जाता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तो ये जो शब्द होता है प्रतिषेध, इसका मतलब होता है मना कर देना या फिर रोकना। तो ये एक न्यायिक रिट होती है, और ये जो रिट होती है ये हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट जो है अपने लोअर कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट जो है अपने नीचे जितने भी कोर्ट होते हैं उनको जारी कर सकता है। मतलब ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है वो जारी नहीं होती है। उसके बाद हमारी आ जाती है उत्प्रेषण, और ये जो रिट होती है इसका मतलब क्या होता है, मंगवा लेना, मंगा लेना या फिर प्रमाणित होना। तो यहां पे भी ये एक न्यायिक रिट होती है जिसके द्वारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट को ऑर्डर जारी करके अपने पास बड़े टाइम से पड़े मुकदमों को अपने पास जो है वो मंगवा सकता है। और ऊपर वाला हमने प्रतिषेध में क्या बोला है कि यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक बड़े लंबे समय से पड़े केस को अपने पास मंगवा सकता है और बोल सकता है कि आप इसका डिसीजन जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये 5 प्रकार की रिट्स हमें दी गई हैं आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 में ये सारी जो चीजें बोली गई हैं ये किस में बोली गई हैं, आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 जो है ये हमें क्या बोलता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, किस आर्टिकल के तहत, 32 के तहत। और अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। और 226 मतलब कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स न्याय देने वाले होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं, तो अगर इनका हनन हो रहा है, हमें नहीं मिल रहे हैं, तो हमने अगर हाई कोर्ट जाना है तो इन 5 रिट्स के तहत जाएंगे। और किस आर्टिकल के तहत जाएंगे, आर्टिकल अगर हाई कोर्ट में जाना है तो 226, और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, राज्य किसी भी व्यक्ति को धार्मिक टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। इसका प्रोविजन कहां किया गया है, तो यहां पे आर्टिकल 27 जो है, या ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा कि राज्य जो है ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान को जहां पे राज्यों की ओर से पैसा भेजा जा रहा है वहां पे उनको टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। आर्टिकल 12 की बात करें तो यहां पे डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 25 में हमें किसी भी धर्म को अपनाने का राइट दिया गया है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि राज्य द्वारा अगर आपको किसी भी धर्म को, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि आपको धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का भी राइट है। उसके बाद 27 क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लास्ट में इसमें एक और आर्टिकल आता है जिसमें क्या बोला गया है कि आर्टिकल 28 या फिर 27 हमने बोला कि ये किसकी बात कर देता है कि कोई भी राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए, टैक्स मतलब कौन सा, धार्मिक टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आर्टिकल 28 इंपॉर्टेंट है। और यहां पे क्या बोला गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में, शिक्षण संस्थान कौन सा, सरकारी शिक्षण संस्थान, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में किसी एक धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 28 में, तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 28 भी। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को या किसी भी ऐसा माइनॉरिटी वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग जिसको सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, इसका प्रोविजन कहां पे किया गया है, तो आर्टिकल 29 ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा कि ऐसा कोई भी शैक्षिक
शिक्षण संस्थान या फिर ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होगा जिसको सरकार की तरफ से पैसा भेजा जा रहा है, वो सरकारी शिक्षण संस्थान है और उस शिक्षण संस्थान में किसी माइनॉरिटी वर्ग को एडमिशन लेने से आप रोक सकते हो। तो ये प्रोविजन आर्टिकल 29 में कर दिया गया है। 19 आर्टिकल आपको मूल संविधान में टोटल 7 प्रकार की फ्रीडम देता है, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता, आपको घूमने की, निवास करने की, आवागमन की, ये सारे अधिकार आपको कहाँ दी। प्रेस की स्वतंत्रता आपको 19 में दी गई है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता होती है, पुतला जलाने की स्वतंत्रता होती है, तो ये सारी 19 में दी गई है। लेकिन वर्तमान समय में, मूल संविधान में 7 थी, वर्तमान समय में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। यहां पे भी 6 स्वतंत्रताएं हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 19 जो है ये मूल संविधान में 7 प्रकार की और वर्तमान में 6 प्रकार की फंडामेंटल राइट्स या आपको स्वतंत्रताएं जो है वो प्रदान करता है। और कभी आ जाता है कि यहां से कौन सी डिलीटेड है, फिर तो हमने पहले ही बोला है कि 19F जो है उसको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि वो डील करता था प्रॉपर्टी से। और आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 20 जो है वो अपराध की बात कर देता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसकी सजा आपको मिलेगी, चाहे देश में जितनी बड़ी इमरजेंसी जो है वो लगी हुई हो। नेक्स्ट आ जाता है किस केस में कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। मतलब वो केस है जिसमें ये बोला गया है कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो यहां पे गोलकनाथ 1967 मतलब ये वो विवादित केस रहा है जिसने हर चीज में विवाद खड़ा किया है कि इस तरह से नहीं हो सकता, संसद संशोधन नहीं कर सकती है। तो गोलकनाथ केस जो है इसने क्या बोला था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। बेरुवारी केस जो है इसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं है। केशवानंद भारती केस जो है, पहले भी हमने बात की, टोटल 13 जज थे जो आज तक का सबसे बड़ा जजों का बेंच रहा है, जिसमें यह डिसीजन दिया गया है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मतलब कि 1973 में ये केस आया था जिसमें बोला गया था कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को संशोधन करते समय सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे संविधान का जो बेसिक ढांचा है, मूल ढांचा है, वो इससे प्रभावित ना हो, ठीक है। तो ये केशवानंदन भारती मतलब वर्तमान में जो भी डिसीजन माना जाता है वो केशवानंदन भारती केस का माना गया है कि इसके द्वारा संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संशोधन करते समय सिर्फ संसद को ये ध्यान रखना है कि संविधान का मूल ढांचा इसमें प्रभावित ना हो। तो मिनर्वा मिल्स केस की डेट याद रखिएगा, मिनर्वा मिल्स केस आया था 1980 में और इसमें भी क्या बोला गया था कि संसद जो है वो मूल अधिकारों में या मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को कौन से आपातकाल के दौरान जो है वो खत्म किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार जो हैं ये आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत लगने वाली इमरजेंसी को नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। आर्टिकल 356 के तहत लगने वाली इमरजेंसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं क्योंकि जो स्टेट में इमरजेंसी लगती है ना वो भी 356 वाली होती है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। तो जब ये वाली इमरजेंसी लगती है ये 3 कंडीशन में लगती है, बाह्य आक्रमण, युद्ध या फिर सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। 3 कंडीशंस पर ये वाली इमरजेंसी जो है वो देश में लगाई जा सकती है। और ये वाली जो इमरजेंसी होती है ये टोटल अगर हम बात करें आज तक टोटल 3 बार लग चुकी है, ठीक है। टोटल 3 बार लगी है। पहली बार लगी थी 26 अक्टूबर 1962 को जब चाइना ने अटैक कर दिया था भारत पर। उसके बाद 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था भारत पर। और तीसरी बार लगी थी 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने। मतलब ये दोनों बार जो लगी है ना, टोटल 3 बार लगी है। लेकिन युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर पूछा गया तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर टोटल ये है 2 बार लगी हुई है देश में। और 26 जून 1975 को जो 3rd टाइम लगी थी ये लगाई गई थी आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी के द्वारा। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी देश में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी लेकिन इमरजेंसी लगाता कौन है देश में,
इमरजेंसी जो लगाते हैं वो राष्ट्रपति लगाते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी ने सिर्फ यहाँ पे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद को सिर्फ फोन किया कि देश में आंतरिक अशांति की समस्या आ गई है, इसलिए आप क्या लगा दो, इमरजेंसी लगा दो। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने सिर्फ एक फोन कॉल पर यहाँ पे क्या कर दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी। उसके बाद 44th अमेंडमेंट हुई 1978 में, जिसके द्वारा क्या बोला गया है कि इस शब्द को ही चेंज कर दिया और इसकी जगह शब्द आया सशस्त्र विद्रोह। मतलब कि जब तक देश में शस्त्रों के साथ विद्रोह शुरू नहीं हो जाता तब तक देश में इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। और एक साथ और शब्द यहां पे जोड़ा गया कि जब तक मंत्रिमंडल इस इमरजेंसी पर साइन नहीं कर देता है तब तक देश में इमरजेंसी जो है वो नहीं लगाई जा सकती। मतलब जो इमरजेंसी है वो देश में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही लगाई जा सकती है। तो ये प्रोविजन भी 1978 में किया गया था। और ये जो मंत्रिमंडल शब्द है इसका प्रोविजन आर्टिकल 352 में सिर्फ एक बार पूरे संविधान में जो है वो किया गया है। और राष्ट्रपति शासन जो है इसका कोई आइडिया नहीं है, ये बहुत बार देश में लग चुका है। उसके बाद जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये आज तक जो है वो देश में नहीं लगाई गई है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है नेशनल इमरजेंसी की और ये कितनी बार लगी है। और इस इमरजेंसी के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो निलंबित कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन केस है 20 और 21, ये जो है वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मार्शल लॉ की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है कि मार्शल लॉ जो है वो लगाया जा सकता है, इसका प्रोविजन जो है वो कहाँ किया गया है, किस आर्टिकल के तहत जो है वो किया गया है। तो आर्टिकल अगर हम 34 की बात करें तो ये बोल देता है कि जहां पे भी मार्शल लॉ लगा हो, मार्शल लॉ होता है सैन्य कार्यवाही, कि जिस भी क्षेत्र में सैन्य कार्यवाही की गई हो, मार्शल लॉ लगाया गया हो, वहां के मौलिक अधिकार जो हैं वो सीमित कर दिए जाते हैं या फिर खत्म कर दिए जाते हैं। और आर्टिकल 33 जो है ये पुलिस विभाग, सैन्य बल जो भी होते हैं उनके मौलिक अधिकारों को सीमित करता है, क्योंकि कई बार जो है ये जो सैन्य बल होते हैं वो सुरक्षा के लिए आवश्यक माने जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब हमारे ये सैन्य बल जो है इनके मौलिक अधिकारों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो सीमित या खत्म कर दिया जाता है या स्थगित कर दिया जाता है। आर्टिकल 33 की अगर बात करें, सॉरी 33 नहीं, आर्टिकल 13 की बात करें तो ये क्या बोलता है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म कर सके। मतलब कि हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म करने के लिए अगर देश में कोई कानून बनाया जाता है तो मौलिक अधिकार खत्म नहीं होंगे, वो कानून अपने आप जो है वो खत्म हो जाएगा। और आर्टिकल 18 ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उपाधियों के अंत की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ किसी प्रकार का टाइटल जो है, उपाधि जो है उसका प्रयोग नहीं करेगी। ना ही भारत का कोई भारत का कोई व्यक्ति या विदेशी कोई भी व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति की परमिशन से कोई उपाधि या टाइटल लेगा। लेकिन दो ही फील्ड ऐसे हैं, एक सेना और दूसरा शिक्षा। इन दोनों के अलावा सरकार ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इन दोनों क्षेत्रों के अलावा किसी भी क्षेत्र में जो है उपाधि या फिर टाइटल प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इसका प्रोविजन कर दिया गया है आर्टिकल 18। मतलब जो भारत रत्न जो है ना, भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ था। ये पद्म विभूषण वाले जो अवार्ड्स हैं ये क्या है, ये भी 1954 में शुरू हुए हैं। तो ये सभी जो हैं वो किस आर्टिकल के तहत प्रदान किए जाते हैं, आर्टिकल 54। एक लास्ट में आपको बता देती हूं, 1958 में आर्म्ड फोर्स, 1958 में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आया था। ठीक है, स्पेशल पावर एक्ट आया था जिसके तहत आर्मी वालों को 2
विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे। एक था किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेने का अधिकार और दूसरा था आवागमन। अगर लोग बिना मतलब के इधर उधर घूम रहे हैं तो उनको रोक सकते हैं। तो ये प्रोविजन 2 हैं वो किए गए थे 1958 में, जिसके द्वारा आर्मी वालों को ये जो 2 राइट जो है वो यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे टोटल 38 क्वेश्चन से जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। धन्यवाद।